नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज की जो वीडियो का विषय रहेगा, एक तो वो इंडिगो को लेकर बात कर लेंगे कि इंडिगो में ऐसा क्या चल रहा है कि एकदम से फ़्लाइटें बहुत कैंसिल हो रही हैं। दूसरी जो बड़ी चर्चा का विषय रहेगा वो मीशो के IPO के ऊपर चर्चा कर लेंगे कि मीशो के IPO में एप्लीकेशन लगाएं या नहीं लगाएं, कैसी वैल्यूएशन पर आ रहा है, ठीक है या नहीं है। विद्या वायर्स कंपनी का IPO का रिव्यू करेंगे कि विद्या वायर्स का IPO खुला है, कहाँ तक लगाना चाहिए और लगाने से कितना बेनिफिट मिल जाएगा, कंपनी के फंडामेंटल क्या बोल रहे हैं, बैलेंस शीट क्या बोल रही है, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। और जो इक्वास का IPO खुला हुआ है उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। कंपनी काम क्या करती है, कितने रुपए का इशू साइज है, कब से कब तक खुला है, क्या GMP चल रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, क्या पैसा लगाएं या नहीं लगाएं, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। एक्साइज ड्यूटी के ऊपर चर्चा कर लेंगे और RBI ने रुपया आखिर क्यों संभाला, उसके ऊपर भी विस्तार से समझ लेंगे क्या है। देखो क्या है कि अभी जो इंडिगो की विमानें जो कैंसिल हो रही हैं उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है ना, वो है पायलटों की कमी। और पायलटों की कमी तो अभी थोड़ी हुई है, तो विमान तो काफ़ी दिन से चल रहे। दरअसल क्या है, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो DGCA है ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इन्होंने सभी एयरलाइंस बड़ी कंपनियों के साथ में मिलकर एक नियम लागू किया था जिसको बोलते हैं FDTL, फिक्स ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। वो नियम लागू किया था। अब इसमें जो बड़ी एयरलाइंस कंपनी है, जिसमें आकाशा एयरलाइंस है, एयर इंडिया है, या स्पाइस जेट है, या जेट एयरवेज है, जो छोटी मोटी जिन्होंने अपना स्टाफ, क्योंकि इसमें था क्या, दरअसल नियम को समझ लो कि नियम में था क्या। इस नियम में ये था कि एक पायलट एक दिन में 8 घंटे से ज़्यादा विमान नहीं उड़ाएगा। 24 घंटे में एक पायलट को 10 घंटे का विश्राम आवश्यक हो जाएगा। एक हफ्ते में एक पायलट का जो रेस्ट टाइम है, पहले क्या था 36 घंटे था, अब 36 घंटे से बढ़ा के 48 घंटे कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था? जब से आपने देखा था अहमदाबाद में विमान क्रैश हुआ था, उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया, और आदेश के बाद जिस संभालता है एविएशन इंडस्ट्री को पूरा, जैसे रोड पे अपन चलते हैं तो RTO संभालता है ना, तो ऐसे ही जो एविएशन इंडस्ट्री का मालिक होता है, एक तरह से दरोगा मान लो, एविएशन इंडस्ट्री का जो दरोगा होता है वो होता है DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो उन्होंने सभी एयरलाइंस कंपनियों के साथ में बैठ कर एक बैठक करी और बैठक में एक नियम लागू किया, वो FDTL, फिक्स ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। उसमें जो पायलट हैं, पायलटों की संख्या बढ़ाने के लिए कहा गया कि अब पहले आप विमान 12 घंटे उड़वा रहे, अब 8 ही घंटे उड़वाना। उनकी रेस्ट टाइमेशन ज़्यादा दे दिया। हफ्ते में आपको 2 दिन आराम कराने हैं। अगर एक जा रहा है तो उसे आप 8 घंटे से ज़्यादा नहीं, आपको दूसरा पायलट भेजना पड़ेगा। उससे हुआ क्या कि जो इंडिगो एयरलाइंस है, इसके पास में पायलट हो गया कम। ऐसी भी शिकायतें हो रही हैं, मेरी एक मित्र हैं, पायलट है, उनसे बात हो रही थी। ऐसी भी शिकायतें हो रही हैं कि इनके जो इंडिगो एयरलाइंस के जो पायलट थे, उन्हें ज़्यादा पैसों में एयरलाइंस जो एयर इंडिया है या आकाशा एयर है, ऐसी कंपनियों ने एक अपने पास बुला लिया। अब तो इन्होंने क्यों नहीं बुलाया? देखो जनरली क्या होता है, जो विमान होते हैं ना, वो बहुत ही कम मार्जिन पे प्ले करते हैं, क्योंकि उनका जो फ्यूल एफिशिएंसी रहती है वो भी ज़्यादा रहती है, प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। हैंगर में अगर विमान खड़ा है तो हैंगर इन द सेंस, जैसे अपन बोलते हैं ना पार्किंग, हैंगर में अगर विमान खड़ा है तो वहाँ उसकी कॉस्ट ज़्यादा लग जाती है, तो इनके मार्जिन इम्पैक्ट हो जाए, इसलिए इन्होंने हो सकता है ज़्यादा हायर नहीं किए। तो हालांकि जो DGC है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उसने अभी ने लताड़ लगाई है। लेकिन एक इतनी बड़ी एयरलाइंस कंपनी, भारत की सबसे बड़ी आसपास में एयरलाइंस कंपनी, इतनी लापरवाह हो जाएगी नियम को देख करके, ये सही तरीका नहीं है। पिछले महीने से लेकर अभी तक लगभग 1400 फ्लाइटें हैं जो रद्द हो चुकी हैं। आज भी दोनों के बीच में जद्दोजहद देखने के लिए मिली। मीशो कंपनी का IPO का रिव्यू कर लेते हैं। देखो, मीशो किसी नाम की मोहताज नहीं है। आज तो भारत के अंदर 30% मार्केट शेयर रखती है। मीशो जो है वो ज़्यादातर तुम्हारा Tier 3 और Tier 4 सिटी तक अपनी पकड़ रखती है अधिकतर, और मीशो 50,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे आ रही है। मीशो का जो IPO का साइज़ है वो 5421 करोड़ रुपए का है, जिसमें से फ्रेश इशू 4250 करोड़ का है ऑफर फॉर सेल। जो कि प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं वो 1171 करोड़ रुपए की है। NSE और BSE ये दोनों ही उसमें लिस्ट होने वाली हैं। अब इसके प्रमोटर के बारे में समझ लेते हैं। देखो, प्रमोटर जो है ना, इसके बहुत ही विदित अत्रे हैं, वो वेस्ट यूपी से आते हैं। काफ़ी अभी यंग प्रमोटर हैं। दोनों की उम्र अगर आप देखोगे 20-22 साल भी नहीं होगी। एक है तुम्हारा क्या नाम है,
धीरेश, हाँ धीरेश बंसल है वो CFO हैं, और जो विदित अत्रे हैं वो इस कंपनी के CMO हैं। अब समझ लेते हैं इसका प्राइस बैंड क्या है। साथियों, इसका जो प्राइस बैंड है वो 105 रुपये से 111 रुपये के बीच में प्राइस बैंड रखा है। 135 शेयरों के लिए एक लोट बनता है, और अगर आपको एप्लीकेशन लगानी है तो 14,985 रुपये जैसे एक एप्लीकेशन पे आपके लगेंगे। IPO 3 तारीख से खुला है और 5 तारीख को क्लोज़ होगा, जो कि कल क्लोज़ हो जाएगा। वो तीनों IPO की रैंकिंग समझ लेंगे, किस रैंकिंग पे खड़े हैं। 8 तारीख को अलॉटमेंट आएगा कि भाई अगर आपको IPO लगा है कि नहीं लगा है, तो 8 तारीख में अलॉटमेंट आ जाएगा। 9 तारीख में आपके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे, या अगर आपको रिफंड आ जाएगा, और 10 तारीख में इसकी लिस्टिंग होने वाली है। इस कंपनी का ज़्यादातर अगर रेवेन्यू पर नज़र डालेंगे तो वर्ष 2023 में 5897 करोड़ का रेवेन्यू किया, लेकिन कंपनी ने 1671 करोड़ रुपए का घाटा किया। अगर 2024 की बात करोगे तो 7859 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया, उसके बाद भी 327 करोड़ रुपए का घाटा किया। वर्ष 2025 की अगर मार्च तक की बात करोगे तो 9,900 करोड़ रुपए के रेवेन्यू के साथ में कंपनी 3941 करोड़ रुपए के घाटे में है। तो घाटे में है तो EPS और P वगैरह तो निकलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि EPS तब निकलता है जब अर्निंग हो। प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 18% से घटकर 15% रह जाएगी। और ये थोड़ा सा एक पॉजिटिव में ये है इस कंपनी में कि इसका जो GMP है ना, ग्रे मार्केट प्रीमियम, अकेला GMP के व्याप पे आप किसी कंपनी में एप्लीकेशन ना लगाएं, लेकिन GMP एक ठीक अंदाज़ा मात्र हो जाता है। अगर इस कंपनी का GMP देखो 46 रुपये पर चल रहा है, 135 शेयर है, तो इसमें आपको लगभग 6200 रुपये जैसा प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है। लगाना नहीं लगाना आपको अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ कर लगाना है, लेकिन जो है कुल कंपनी GMP के हिसाब से देखा जाए, जैसा जो अर्ली अभी चल रहा है कि जो 100 रुपये के रेंज में IPO रहते हैं ना, वो थोड़ा सा क्या है ज़्यादा मतलब लिस्टिंग गेन दे के चले जाते हैं। और अधिकतर जो लोग हैं अभी मार्केट की सिचुएशन देखते हुए IPO में ही पैसा लगा रहे हैं। अगर देखा जाए तो लगा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर बात कर लेते हैं तुम्हारा विद्या वायर्स की। विद्या वायर्स कंपनी काम क्या करती है, IPO का रिव्यू करें उससे पहले उस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ लें। देखो क्या है, जैसा आपने देखो हेवल्स है, पॉलीकैब है ना, तो इस तरह का ये कंपनी काम करती है और पूरी भारत के अंदर 6% से ज़्यादा का मार्केट शेयर रख के बैठी है। ये समझ लिया कंपनी काम क्या करती है, कंपनी के जो बिजनेस मॉडल है वो समझ लिया, 6% मार्केट शेयर है। अब कंपनी का इशू समझ लेते हैं। देखो कंपनी 300 करोड़ रुपए IPO के जरिए जुटाना चाहती है, जिसमें से 274 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है, और जो 26 करोड़ रुपए का है वो है ऑफर फॉर सेल। मतलब 274 करोड़ रुपए कंपनी में लगने वाले हैं, और जो 26 करोड़ है वो ऑफर फॉर सेल मतलब प्रमोटर की जेब में जाने वाले हैं। इस कंपनी के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव जान लेते हैं। पॉजिटिव इस कंपनी के बारे में ये है कि इन प्रमोटर ने बताया है कि इस पैसे का हम जो यूज करेंगे ना, वो मतलब एक कंपनी में ही अपने यूटिलाइजेशन के लिए 100 करोड़ रुपये तो ये अपना जो पुराना लोन है उसको रीपे करेंगे, और 140 करोड़ रुपए अपनी कंपनी में मतलब पैसा मार्केट कंपनी में लगाएंगे, जिससे कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, ये पॉजिटिव है। अगर प्रॉफिट स्टेटमेंट पर रिजल्ट डाल लेते हैं तो वर्ष 2023 में कंपनी ने 1015 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया, उसमें 21 करोड़ का प्रॉफिट किया, क्योंकि जो उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत कम है। अगर 2024 की बात करोगे तो 1190 करोड़ रुपये का रेवेन्यू किया, उसमें 26 करोड़ का प्रॉफिट किया। अगर 2025 की बात कर लोगे तो इन्होंने 1491 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया, उसमें से 41 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रॉफिट किया। तो कुल मिला के ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है। तो इस कंपनी को एक बार आप देख सकते हो, लगाना नहीं लगाना। एक जनरली क्या है कि तुम्हारा कम वैल्यूएशन पे ना, तो 48 रुपये से 52 रुपये का प्राइस बैंड है। 288 शेयरों के लिए एक एप्लीकेशन लगेगी, एक लोट आपके 14,976 रुपये लगाने पड़ेंगे आपको। तो इस कंपनी में आपको अगर बैलेंस शीट के हिसाब से भी देखा जाए तो थोड़ा कंफर्ट जोन नज़र आ रहा है कि भाई इस प्रमोटर जो है काफ़ी पुराने हैं, 30 साल पुराना अनुभव रखते हैं। और जो इसका जो IPO की ओपन और क्लोज डेट है वो 3 दिसंबर को ओपन होगा और 5 दिसंबर को क्लोज होगा। 8 दिसंबर को अलॉटमेंट आएगा, 9 दिसंबर को रिफंड आएगा, 10 दिसंबर को ये लिस्ट होगा। NSE और BSE दोनों पे लिस्ट होने वाली है। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम देखो तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम इतना कोई खास नहीं दिखा रहा है, लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम एक मात्र अंदाज़ा मात्र होता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम से आप ये अंदाज़ा ना लगाएं कि ये कंपनी ख़राब है या ये कंपनी बढ़िया है, क्योंकि एक चीज़ क्या है ना कि जो प्रमोटर है ना, प्रमोटर अनुभवी हैं,
और 30 साल का अनुभव रखते हैं। और एक चीज़ जो आपको और नज़र आ रही होगी कि ये कॉपर के दाम जैसे बढ़ेंगे, इनके कम मार्जिन है तो इस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने प्रमोटर ने ऐसा बताया कि जब भी हम कोई कॉपर का ऑर्डर लेते हैं ना, तो हम जो मार्केट पर रेट पर कॉपर चल रहा होता है ना, उसी रेट पर सामने वाले से बात करते हैं। तो इसीलिए इस बिजनेस को आप देखो, इस प्रमोटर के जिस इफिशेंसी को देखो या प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को देखो, तो ये कंपनी अच्छी नज़र आ रही है। अब बात कर लेते हैं तुम्हारा जो नया आईपीओ खुल रहा है उसकी। कंपनी काम क्या करती है? देखो, कंपनी एविएशन इंडस्ट्री में हवाई जहाज़ों के पुर्जे बनाती है। क्या बनाती है? स्पेयर पार्ट्स के पुर्जे बनाती है। एक्वास कंपनी का जो आईपीओ है ना, उसका रिव्यू करें उससे पहले ये समझ लें कि ये कंपनी काम क्या करती है, क्योंकि जब तक हमें उस कंपनी का बिजनेस समझ में नहीं आएगा, जब तक हम उस कंपनी में कुछ नहीं समझ पाएंगे। काम क्या करती है? ये कंपनी एविएशन इंडस्ट्री या ज़्यादातर जैसे बोइंग है ना, या एयरबस है, इन कंपनियों के स्पेयर पार्ट्स पुर्जे बनाती है। कंपनी प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, लॉस मेकिंग है। कंपनी का जो आईपीओ है वो 3 दिसंबर से खुला है, जो आईपीओ क्लोज होगा वो 5 दिसंबर को होगा, मतलब कल। अगर बात करें टोटल अलॉटमेंट की, तो 8 तारीख को अलॉटमेंट है, 9 तारीख को इसके रिफंड आ जाएंगे अगर आपके एप्लीकेशन में नहीं लगता है। तो लग जाता है तो 10 तारीख में एनएससी और बीएससी दोनों पे ही लिस्ट होने वाली है। अब समझ लेते हैं इस कंपनी का जीएमपी, ग्रे मार्केट प्रीमियम, क्या चल रहा है। देखो, ग्रे मार्केट प्रीमियम एक अंदाज़ा मात्र है, लेकिन आप ये ना सोचो 46 रुपये के आसपास जीएमपी चल रहा है। 5512 रुपये के आपको प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। 118 रुपये से लेकर 124 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। 120 शेयरों के लिए एक एप्लीकेशन में आपको लगा सकते हैं 14,880 रुपये एक एप्लीकेशन में आपको लगेंगे। अब आईपीओ का इशू साइज समझ लेते हैं। जो आईपीओ है वो 921 करोड़ रुपये ये कंपनी इक्वास कंपनी जुटाना चाहती है, जिसमें से 670 रुपये पूरा का पूरा मतलब फ्रेश इशू है, और जो बाकी का बचा हुआ 251 करोड़ रुपये है वो ऑफर फॉर सेल के जरिए कंपनी जो है अपने हिस्से में लेना चाहती है। एनएससी बीएससी दोनों पे लिस्ट होगी। फिर बैलेंस शीट पर नज़र डाल लेते हैं। कंपनी ने जो वर्ष 2023 में रेवेन्यू किया, 840 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया, उसमें जो कंपनी को घाटा हुआ वो हुआ 109 करोड़ रुपए का। वर्ष 2024 में 988 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया, लेकिन उसमें जो घाटा हुआ वो हुआ 24 करोड़ का। अगर वर्ष 2025 की बात करोगे तो वर्ष 2025 में 959 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया, उसमें 102 करोड़ रुपए का घाटा किया। इस क्वार्टर की अगर बात करें सितंबर 2023 के क्वार्टर की, तो 565 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है और 16 करोड़ का घाटा है। कंपनी लॉस मेकिंग है, तो इससे एक बात समझ में आती है, पी और ईपीएस वगैरह तो सब खत्म है, उनका तो कोई मतलब नहीं है। ज़्यादातर कंपनी जो अभी आ रही हैं वो एक चीज़ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ज़्यादातर कंपनियां लॉस मेकिंग आ रही हैं। पर चलो, लेकिन प्राइस बैंड कम है, इसलिए जो जैसे ग्रो ने है या फिजिक्स वाला है, इन आईपीओ ने क्या है ना कि लिस्टिंग गेन तो दिया ही है ज़्यादातर, पर मतलब पब्लिक ना एक तरह से हुआ सा मचाते हैं। कोई भी आईपीओ 2x 3x 8x 10 गुना तक भर रहा है। तो आईपीओ की एप्लीकेशन में समझ लिया प्रमोटर की जो होल्डिंग है 65% थी, पर आईपीओ से पहले घट के 56% हो जाएगी आईपीओ के बाद। कंपनी लॉस मेकिंग है, लेकिन अगर जीएमपी की बात करोगे तो जीएमपी जरूर चल रहा है 5500 रुपये जैसा आपको जीएमपी देखने के लिए मिलेगा। इस कंपनी में एक चीज़ और है कि इस कंपनी का जो ज़्यादातर रेवेन्यू है ना वो एक्सपोर्ट से आता है, मतलब 88% जो रेवेन्यू है वो इसका एक्सपोर्ट से आता है, मात्र 8% 10% जो रेवेन्यू है वो इसका मतलब डोमेस्टिक से आता है। तो जाहिर सी बात है कि जो बोइंग है, जो एयरबस है, ये ज़्यादातर जो विमान बनाने वाली कंपनी है बाहर की हैं, तो इसलिए इसका ज़्यादातर जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से ही आता है। कंपनी अगर आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से, लिस्टिंग गेन के हिसाब से लगाना, तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ कर लगा सकते हो। मैं कंपनी को एक बैलेंस शीट पर नज़र डाला हूँ कि भाई कंपनी कैसी है, कैसी नज़र आ रही है, क्या हो सकता है, क्या फ्यूचर की ग्रोथ है। इन कंपनियों अगर मेरी पर्सनल बात करो तो देखो उसका जीएमपी तो कम चल रहा है विद्या वायर्स का, लेकिन बैलेंस शीट में थोड़ा सा वे तीनों में कंफर्ट नज़र आ रही है। और अगर मतलब पब्लिक का वीएप पे देखो तो पब्लिक के वीएप पे तो मीशो नज़र आ रही है। मतलब मीशो में जिस हिसाब से सब्सक्रिप्शन आ रहा है, हो सकता है आपको 40% के आसपास का लिस्टिंग गेन देखने के लिए मिल जाए। 40% का मतलब है कि अगर 100 रुपये पे 110 पे आ रही है तो 150 के आसपास लिस्ट हो सकती है। कहने का मतलब ये लगाना नहीं लगाना आपको अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही लगाना है। लेकिन एक आईपीओ का जो रिव्यू किया है वो केवल इस वजह से किया है कि भाई एक बिल्कुल माइंड में क्लियर रहे कि रैंकिंग वाइज अगर जीएमपी की रैंकिंग वाइज या प्रॉफिट की रैंकिंग वाइज देखो तो मीशो पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे तुम्हारा विद्या वायर्स, तीसरे नंबर पे तुम्हारा ये इक्वास है। अब समझ लेते हैं कि सरकार ने आखिर ये जो अभी नियम लागू किया है ना, ये जो
अलग से मतलब एक ड्यूटी स्ट्रक्चर ला के खड़ा कर दिया है कि जो कल ही एक एक्साइज ड्यूटी स्ट्रक्चर जो पारित हुआ है विधानसभा लोकसभा में, वो क्यों किया गया है? दरअसल हुआ क्या है, जब जीएसटी लागू किया था सरकार ने, तो जो राज्य सरकार को घाटा हो रहा था, उसको घाटे को कवर करने के लिए केंद्र सरकार ने बोला था कि हम आपको कंपनसेशन देंगे। अब कंपनसेशन देने के कारण उन्होंने बोल दिया था कि हम आपको कंपनसेशन देंगे, तो इस पे अलग से सेस लगा दिया था, और सेस की जो लिमिटेशन थी वो हो रही थी ख़त्म। अब इसको अगर आगे एक्सटेंड करते कुछ समय के लिए, तो सेक्स की एक सीमा होती है, सेस की एक सीमा होती है, उससे अधिक समय तक आप सेस लगाए नहीं रख सकते। तो इसीलिए इसको अलग से एक्साइज की ड्यूटी के जैसे कानून लाना पड़ा, और उस कानून को बाकायदा पारित करके, और इस पर अब हमेशा के लिए लगा रहेगा। अब सरकार क्या चाहती है? सरकार ये चाहती है कि जो राज्य सरकारों को अलग से हम सेस दे रहे थे ना, या उसका जो कंपनसेशन दे रहे थे, अब हम वो जो इससे प्रॉफिट होगा ना, इसका अलग से एक्साइज ड्यूटी लगाने पे, जो गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट है, इन पर अलग से ड्यूटी लगाने से जो प्रॉफिट होगा, उससे हम कुछ जो पैसा है ना, वो राज्यों को भी डिवाइड करेंगे। तो इसलिए राज्यों ने ज़्यादा हल्ले मचाए नहीं, बोले ठीक है मलाई यार, ये तो हम, तो क्या दिक्कत है। अगर ये बोल देती केंद्र सरकार कि हम तुम्हें नहीं देंगे, तो पूरा का पूरा हमारा, तो फिर देखो राज्यों के क्या हल्ले मचते। तो ये है कि भैया कद्दू कट रहा है, सब में बट रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रुपया संभाल लिया आरबीआई ने। हाँ जी, रुपया 90 रुपये 50 पैसे के आसपास पहुंच गया था, 50 पैसे संभला है रुपया। भाई साहब, आरबीआई के कारण कोई नहीं संभाल सकता, क्योंकि कल होने वाली है मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक, और कल मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक होने वाली है, और कल सबसे ज़्यादा अगर आरबीआई गवर्नर से सवाल पूछे जाएंगे ना, तो वो रुपये को लेकर भी पूछे जाएंगे। हाँ जी, रुपया क्यों गिर रहा है, क्यों नहीं संभाल रहे, हमारे पास में जब रिजर्व है तो आप क्यों नहीं डाल रहे। तो इन सब चीज़ों का जवाब आरबीआई गवर्नर को कल देना होगा। कल बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। कल 47% लोग ऐसा मान रहे हैं कि 25% रेट कट होगा, और 53% लोग ऐसा मान रहे हैं कि इस बार ब्याज दरों में कोई कमी नहीं होगी। तो देखने के लिए बड़ा कॉन्फिडेंट रहेगा। रुपया जो संभाला है वो आरबीआई ने संभाला, ये क्लियर है। आरबीआई ने डॉलर मार्केट में उतारे हैं, जिससे रुपया आज हमारा 50 पैसे के आसपास संभल के बंद हुआ। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, तीनों के तीनों, आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, थोड़ा सा संभल गए। आज एफआईआई डीआई की बात करें तो एफआईआई ने फिर बिकवाली करी है 1941 करोड़ रुपए की, और डीआई ने फिर 69वें दिन खरीदारी करी है 3188 करोड़ रुपए की। कल का जो दिन है, कल का कत्ल का दिन है, क्योंकि कल हम भारत के साथ मतलब रूस के साथ डील भी करने वाले हैं, और कल ही के दिन आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की जो बैठक है, उसका सुबह 10 बजे आरबीआई गवर्नर बता देंगे कि भाई इस बार ब्याज दर स्थिर रहने वाली है या कटने वाली है। अब कटेंगी, कल बड़ा उथम पुथम रहेगा। आज का तो कट गया, लेकिन कल ना एक तो 2 सेशन रहेंगे। पहला तो जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आने से पहले का जो सेशन रहेगा, वो मार्केट में मिला जुला काम होगा, और आरबीआई की पॉलिटी जो वो आएगी, मतलब उनका जो आउटलुक आएगा, उसके बाद का जो सेशन होगा वो अलग से दशा देगा। अब देखते हैं आरबीआई गवर्नर साहब क्या करते हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जो भी क्वेरी है उसे कमेंट बॉक्स में जाकर पिन करें। लेकिन अपने अगर आपको शेर खान के साथ डीमैट अकाउंट खुलाना, तो नीचे दिए गए डिस्कशन पर जाकर लिंक दिया गया, आप उस पर जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मेरी ब्रांच में खुलेगा, जो मोरल सपोर्ट होगी वो मैं आपकी करूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।